नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत निकोलो मैकियावेली के विचारों का अध्ययन। राजनीतिक साहित्य के इतिहास में मैकियावेली ऐसा दार्शनिक है जिसकी अत्यधिक निंदा की गई है। इस पर भी उसकी कब्र पर ये शब्द अंकित किए गए, इतने महान व्यक्ति के लिए सारी प्रशंसा अपर्याप्त है। इस निंदा प्रशंसा का कारण उसका यथार्थवाद और व्यवहारवाद तथा साध्यों की प्राप्ति के लिए किन्हीं साधनों का औचित्य है। जिस मैकियावेलीवाद की खुले में निंदा की जाती है, व्यवहारिक राजनीति में उसी का अनुसरण किया जाता है। मैकियावेली की मृत्यु के 350 वर्ष बाद कैबोर, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल ने उन्हीं साधनों के द्वारा इटली का एकीकरण किया जिनके कारण मैकियावेली की निंदा की जाती है। आज भी उन्हीं के नीतियों और सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है जिनका मैकियावेली ने प्रतिपादन किया। मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस के एक नगर टस्कन में हुआ। 1527 में मैकियावेली की मृत्यु हुई। मैकियावेली की रचनाएं। मैकियावेली की ख्याति उसकी रचनाओं के कारण है। इन रचनाओं की विशेषता यह है कि इनमें प्लेटोवाद, अगस्टाइन या थॉमस एक्विनास की आदर्शवादिता की झलक नहीं मिलती, बल्कि अरस्तु की यथार्थवादिता और व्यवहारिकता की झलक मिलती है। इन रचनाओं में ऐतिहासिक और आगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया गया है। ये राज्यों के सिद्धांतों का विवेचन नहीं करती, बल्कि उस शासन कला का विवेचन करती है जिससे राज्य को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है, उसे खुशहाल और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है और उसे पतन से बचाया जा सकता है। मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं। द प्रिंस, लीवी पर डिस्कोर्सेज, युद्ध कला, फ्लोरेंस का इतिहास। मैकियावेली की पद्धति। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति पर पुनर्जागरण का प्रभाव अत्यधिक था। यही कारण है कि उसकी पद्धति आगमनात्मक, व्यवहारिक, अनुभूतिमूलक, परिवेक्षणात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक थी। अरस्तु के बाद मैकियावेली ही प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने विशिष्ट सिद्धांतों से सामान्य सिद्धांतों को निकाला, जिसने इतिहास और विवेक की अपील की और जो मानवीय व्यवहार से संबंधित हैं, ईश्वरीय कानून से नहीं। इस पद्धति के अपनाने के कारण राजनीति धर्म और नैतिकता के चंगुल से स्वतंत्र हो गई। द प्रिंस पहली रचना है जिसमें ईश्वरीय और मानवीय सत्ताओं को पूर्णतः पृथक किया गया है। इसमें व्यक्ति को वैसा दिखाया गया जैसा वह है, इसमें व्यक्ति को वैसा नहीं देखा गया जैसा उसे होना चाहिए। मैकियावेली अपने युग या पुनर्जागरण का शिशु था। प्रत्येक दार्शनिक अपने युग का शिशु होता है। उसके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, रचनाओं, घटनाओं का प्रभाव होना स्वाभाविक है। प्लेटो और अरस्तु भी ग्रीक परिस्थितियों, प्रथाओं और संस्थाओं से प्रभावित थे। फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मैकियावेली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मैकियावेली ही अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक या दार्शनिक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ पर्यवेक्षण किया, राजनीतिक और सामाजिक दोषों को आंका और अपनी रचनाओं में उनके समाधान प्रस्तुत किए। मैकियावेली को इस कारण युग का शिशु कहा जाता है। उसने उस दिशा को पहचाना जिस ओर पूर्ण यूरोप का राजनीतिक विकास हो रहा था। उसने इस बात को भली भांति पहचाना कि प्राचीन संस्थाएं विस्थापित हो रही हैं और नग्न शक्ति की भूमिका बढ़ रही है तथा उसे स्वीकार किया जा रहा है। उसने अनुभव किया कि राष्ट्रीय राज्यों और राष्ट्रीय एकता का विकास हो रहा है। उसने अनुभव किया कि नैतिक और राजनीतिक भ्रष्टता प्राचीन वफादारियों और निष्ठाओं का पतन कर रही है। उसने एक सच्चे देशभक्ति की बात इस विचार को व्यक्त किया कि स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए इटली में एक सुदृढ़ शक्तिशाली प्रिंस की आवश्यकता है। मैकियावेली इटली के लिए एक गणराज्य को नहीं बल्कि निरंकुश राज्यों को आवश्यक समझता था। मैकियावेली के चिंतन पर युग के जिन तत्वों का प्रभाव पड़ा और जिसके कारण उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है, उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक पश्चिमी यूरोप के अधिकांश राज्यों में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना या तो हो चुकी थी या तीव्र गति से उनकी स्थापना हो रही थी। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और अष्टम ने, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम और लुई द्वादश ने तथा स्पेन में
ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। इनकी स्थापना से इन देशों में एकता, सुसंहिता और सुव्यवस्था पाई जाती थी, परंतु इटली अभी भी निर्बल, अव्यवस्थित और विघटित था। निरंकुश राजतंत्रों ने इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राज्यों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय सार्वभौम राज्यों की नींव रखी। अतः मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में एक ऐसे निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया जो इटली को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध सके। मध्ययुगीन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता छिन्न भिन्न सामंतों और निगमों में विभाजित थी, परंतु निरंकुश राजतंत्र की स्थापना से राजा राजनीतिक सत्ता का एकमात्र स्रोत बन गया। निरंकुश राजा की शक्तियां रक्त और लोहों पर आधारित थे, अतः अन्य सभी सत्ताओं, चर्च, पोप, जागीरदारों, परामर्शदात्री परिषदों, सांसदों आदि की शक्तियां लुप्त हो गई थी या राजा के अधीन हो गई थी। निरंकुश राजाओं ने सभी व्यक्तियों और सभी कारणों पर अपना एकमात्र अधिकार स्थापित कर लिया। इसकी स्थापना के साथ ही मध्ययुगीन संस्थाएं, उसकी सभ्यता, उसका संविधानवाद और स्वतंत्र नगर राज्यों की कल्पना समाप्त हो गई। चर्च राजतंत्र का शिकार हो गया और उसकी वैधानिक सत्ता नष्ट हो गई। सेबाइन ने के अनुसार शक्ति के रूप में पोप का लोप हो गया था और चर्च या तो ऐच्छिक समुदाय बन गया था या राष्ट्रीय साधन का साझेदार। दूसरी परिस्थिति या दूसरा कारण है आर्थिक परिवर्तन और भौगोलिक अन्वेषण। आर्थिक परिवर्तनों ने यातायात के साधनों के साथ मिलकर जहां राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में सहायता की, वहां उन्होंने राजा को राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना दिया। यातायात के साधनों के अभाव में मध्ययुगीन व्यापार विकेंद्रीकृत और स्थानीय था, परंतु यातायात के साधनों के विकास और भौगोलिक अन्वेषणों ने सौदागर साहसियों के वर्ग को जन्म दिया। इस वर्ग के पास धन भी था और व्यापार की भावना थी। यह वर्ग सामंतवाद और उसकी गिल्ड व्यवस्था का उतना ही विरोधी था जितना कि देश के भीतर विघटन और अव्यवस्था का विरोधी था। अतः इस वर्ग ने न केवल स्वदेश में बल्कि विदेशों में भी निरंकुश राजतंत्र को समर्थन किया। राजाओं ने इस वर्ग को न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि प्राकृतिक स्रोतों के पूर्ण शोषण, व्यापार की वृद्धि और विस्तार पर भी बल दिया। इस तरह आर्थिक परिवर्तनों और भौगोलिक अन्वेषणों ने मध्ययुग की सीमित राजतंत्र के विचार को अस्वीकार कर दिया और निरंकुशवाद का मार्ग प्रशस्त हो गया। तीसरा कारण है पुनर्जागरण। मैकियावेली के यथार्थवाद और व्यवहारवाद में राजनीति और धर्म और नैतिकता से पृथक करने तथा चर्च की भर्त्सना करने में पुनर्जागरण का प्रभाव दिखाई देता है। पुनर्जागरण की धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी। मानव अपने जीवन का स्वयं निर्माता है, यह विश्व विकासशील है, इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। यही कारण है कि मैकियावेली के चिंतन में अगस्टाइन जैसे ईसाई विचारकों की दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या नहीं मिलती, न ही पोप और राजा के संबंधों, पोप और परिषद के संबंधों, धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं, चर्च फादर के मतों, प्राकृतिक कानूनों के सिद्धांतों की व्याख्या मिलती है। उसकी रचनाओं में राज्य के सिद्धांतों की नहीं बल्कि शासन कला की व्याख्या मिलती है। मैकियावेली के लिए सिद्धांत नहीं व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी पद्धति ऐतिहासिक और आगमनात्मक है, निगमनात्मक नहीं। मैकियावेली की जन्मभूमि फ्लोरेंस पुनर्जागरण का केंद्र थी। यह पुनर्जागरण केवल ज्ञान के पुनरुद्धार से ही संबंधित नहीं था बल्कि इसने कला, साहित्य, संस्कृति और व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में भी पुनरुद्धार किया। यह मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पुनरुद्धार था। यह उन भावना और मन शक्तियों का पुनरुद्धार था जो बहुत समय से दबी हुई थी। इसने नए जीवन, नई चेतना, नए दृष्टिकोण, स्वतंत्रता की नई भावना और जीवन के नए मूल्यों को जन्म दिया। इसने ईश्वर के स्थान पर मानव के अध्ययन पर बल दिया। यह परलौकिकता से नहीं, यह लौकिकता से संबंधित था। यह आत्मिक सुख या मोक्ष से संबंधित नहीं था बल्कि शारीरिक सुख, आनंद में जीवन, बौद्धिक विकास से संबंधित था। यह धर्म से नहीं, धर्म निरपेक्षता से संबंधित था। चौथा कारण इटली का राजनीतिक विघटन, सामाजिक और नैतिक पतन। मैकियावेली के युग का इटली राजनीतिक दृष्टि से भ्रष्ट और नैतिक दृष्टि से पतनकारी था। शासकों के निरंतर पारस्परिक संघर्ष और स्वार्थों ने गंभीर राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं को जन्म दिया। पोप की दुष्टता, चरित्रहीनता, अप्रियता ने सामाजिक पतन कर रखा था और भाड़े के टट्टुओं की धूर्तता और छलकपट ने मानव चरित्र का पतन कर रखा था। इन सब तत्वों के कारण इटली आंतरिक दृष्टि से दुर्बल और विदेशी आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। 16वीं शताब्दी में इटली राजनीतिक दृष्टि से पांच राज्यों नेपल्स, मिलान, विलन, फ्लोरेंस और पोप के राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में पारस्परिक फूट थी। इनमें आंतरिक कलह और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। ये सरदा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन के आक्रमणों के शिकार रहते थे। पोप का जीवन दुष्टता और चरित्रहीनता का जीवन था। उसमें इटली को एक करने की शक्ति नहीं थी और वह किसी शासक के द्वारा इटली के एकीकरण का विरोधी था। पोप
अलेक्जेंडर सस्ट का उदाहरण देते हुए मैकियावेली लिखते हैं कि उसने जीवन पर धोखा देने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। अन्य इटली वासियों की भांति मैकियावेली इटली की दुर्दशा के लिए पोप को उत्तरदायी मानता था। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने लिखा है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा और आज भी उसने विभाजित रखने का प्रयास कर रहा है। परिणाम स्वरूप वह न केवल शक्तिशाली असभ्य शासकों का शिकार बना, बल्कि प्रत्येक आक्रमणकारी का शिकार बना जिसने उस पर आक्रमण करना पसंद किया। मैकियावेली स्वयं इटली के राजनीतिक विघटन, सामाजिक भ्रष्टता और नैतिक पतन का शिकार रह चुका था। अतः उसने एक पक्के देशभक्त की बातें इटली के एकीकरण का समर्थन किया। वह इटली को सुदृढ़ शक्तिशाली देखना चाहता था। अतः उसने अपनी रचनाओं में एक ऐसे निरंकुश शासक की निर्दय आवश्यकता पर बल दिया जो इटली का एकीकरण कर सके, उसे सुदृढ़ शक्तिशाली बना सके और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रख सके और लोगों में राष्ट्रता की भावना फूंक सके। नेक्स्ट कारण है राजनीति और धर्म अर्थात नैतिकता का पृथक्करण। मैकियावेली के लिए उद्देश्यों साध्य की प्राप्ति के लिए कुछ साधन नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध, उचित है। उसकी धारणा है कि साध्य साधनों का औचित्य है। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया है। सेबाइन लिखता है कि जहाँ मार्सी लियो ने ईसाई नैतिकता को परलौकिक बताकर विवेक की स्वायत्तता का समर्थन किया, वहाँ मैकियावेली उस नैतिकता की इसलिए भत्सना करता है कि वह परलौकिक है। मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता को पृथक ही नहीं, बल्कि उसने नैतिकता के दोहरे मापदंड को एक शासक या राजा के लिए, दूसरा सामान्य जनता के लिए प्रस्तुत किया। यही मैकियावेलीवाद है और यही तत्व उसे मध्ययुगीन विचारक के स्थान पर आधुनिक विचारक बनाता है। नेक्स्ट कारण है मानव स्वभाव संबंधी। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणाएं भी उसकी युग की तत्कालीन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती हैं। उस समय स्वार्थ और अहम को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और सदाचारी व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता था। अतः मैकियावेली ने मानव को स्वार्थी, चंचल, कायर, धोखेबाज, धूर्त, लोभी, अहंकारी समझा। मैकियावेली ने लिखा है कि प्रकृति ने व्यक्ति को चालाक और व्यक्ति के हाथ का खिलौना और निरंकुश व्यक्ति के हाथ का शिकार बनाया है। मैकियावेली के दर्शन का यह पहलू, जैसा कि सेबाइन ने कहा है, होब्स का राजनीतिक दर्शन बन गया। नेक्स्ट है मैकियावेली की आगमनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति पर भी तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था। उसने प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति को त्याग कर अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति को अपनाया और ऐतिहासिक उदाहरणों से अपने सिद्धांतों और नीतियों की पुष्टि की। इस प्रकार कह सकते हैं कि मैकियावेली सच्चे अर्थों में अपने युग अर्थात पुनर्जागरण का शिशु था। उसने अपने युग की सही अभिव्यक्ति की। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।